सो गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, जिंदगी में अगर आप लोगों को खुश रहना है तो हमेशा मैक्सिमम टाइम अपने ऊपर फोकस देना सीखो। इससे आप लोग अपनी चीजों को सुधारते हुए नजर आओगे, और जब आप लोग ये चीजें सुधरेंगी, अच्छी डायरेक्शन में चलेंगी, अपने काम पर फोकस रहेगा, अपने ऊपर फोकस रहेगा, तो रिजल्ट भी अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा आज का शेड्यूल अच्छे से फॉलो क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में सोचो। मैंने ऐसी कौन सी कमी है आज के डेट में, कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाया। ऐसी कौन सी चीज थी जिसको करने से मेरा टाइम जो है वो इफेक्टिवली अच्छे से यूटिलाइज हो पाया। ये चीजें लिखना स्टार्ट कर दो अपने डायरी में। आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। फोन ने कितना टाइम वेस्ट किया, 4-5 दिन लिख कर देखो, आंखें ऐसी खुलेंगी जैसे उल्लू की खुलती हैं। ऐसा लगेगा यार पूरे दिन फोन में टाइम बर्बाद करते हैं भाई साहब। करके देखो 1 मिनट ये, अगर आप लोगों को ना पता चले तो फिर मुझे बताना आकर, ठीक है। ये इतनी खतरनाक चीज है जो कि आप लोगों को पता ही नहीं रहता है, पूरा टाइम ये चूस जाता है दिन में बैठे बैठे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बस चल रहा है, बस हाथ में फोन है, पता नहीं है क्यों है हाथ में फोन। अगर फोन उठाओ तो पर्पज के लिए उठाओ कि ये काम करना है इसलिए फोन उठाना है, और अपने दिमाग को भी बताओ कि फोन उठा रहे हो ना, ये फोन इसीलिए उठाना है क्योंकि इससे कुछ काम करना है, नहीं तो रख दो इसको वापसी, ठीक है। कि हाँ वैसे बस देख लेते हैं कि क्या कुछ नहीं है करने के लिए, तो फोन उठा लेते हैं। ये वाली सबसे खतरनाक चीज है भाई साहब जिंदगी में। अगर ये वाली चीज अगर आप लोगों की जिंदगी में चल रही है ना, आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों का टाइम कहां जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे, चलो फोन उठाकर देख लेते हैं, मतलब कुछ नहीं है तो फोन है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम जिंदगी में कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम हाथ में फोन होता है, और वो फोन जो होता है फिर वो इस तरीके से आप लोगों को नचाता है कि आप लोगों की जिंदगी का जो टाइम है वो एक तरीके से डमरू बन जाता है, मतलब डमाडम निकलता चला जाता है, और आप लोगों को पता नहीं चलता है 1 घंटा 2 घंटा चुटकियों में निकलते हैं भाई साहब। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें कोई और नहीं समझाएगा आप लोगों को, अपने आप को आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे सामने वाले को करते हैं ना, अच्छा यार बैठा हुआ देखो कितनी देर से टाइम पास कर रहा है या कर रही है, ठीक है। अच्छा यार ये इंसान ना कभी पढ़ता ही नहीं है, इसको कभी भी देख लो पढ़ता हुआ कम नजर आता है, ये तो ना फोन में लगा हुआ ज्यादा नजर आता है, हर टाइम किसी न किसी से बात करते रहता है, करती रहती है। ये सारी चीज दूसरे को तो एनालाइज करते, कभी अपने ऊपर फोकस डाला है, अपने ऊपर अपने आप को एनालाइज किया है। ये चीजें जिस दिन आप लोग, ये जो नहीं कहते किसी सामने वाले को उंगली दिखाना, जब सामने वाले को एक उंगली दिखा रहे होते हैं ना, उस टाइम पर 3 उंगली आप लोगों की तरफ को होती है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और यही चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर जिंदगी में दूसरों पे से फोकस हटकर आप लोगों को अपने ऊपर आने लगेगा। और यही बात यहां पर लिखी भी गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दुखी हो, इसलिए हमेशा खुश रहो और मस्त रहो। और यहां पर जब आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा सा नहीं, एक तरीके से थोड़ा सा जब टाइट वर्ड बोलते हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या बर्बादी चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइट वर्ड हो जाता है कि हाँ आप लोग दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, पर रियलिटी में आप लोगों की जिंदगी जो है वो आप लोग ही सुधार सकते हो। दूसरे आकर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मजा ले सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है। और जिस दिन सुधरनी स्टार्ट हो जाएंगी उस दिन आते आप लोग अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। तो हमेशा अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो, दूसरों के ऊपर नहीं। आज 7 अप्रैल, कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का, ये किस तरीके से आप लोगों ने इसको यूटिलाइज किया, और कल के दिन को कैसे प्लान करके चल रहे हैं, आज के दिन को कितने मार्क्स दोगे, ये हर दिन देखा करो। इससे आप लोगों को अगर अच्छा करोगे तो आप लोगों को अपने ऊपर गर्व होगा। तो शीशे के सामने जाना, अपनी पीठ थपथपाना, और अगर बुरा अच्छा नहीं कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो मिल्खा सिंह वाला पैटर्न अपना लो, शीशे के सामने जाओ, अपने आप को थपड़ा लो, ठीक है। कोई और तो थप्पड़ मारेगा नहीं, अपने आप अपनी खुद की बेइज्जती करो, ठीक है, ताकि आप लोग खुद से आप लोगों को लगे कुछ गलत किया आप लोगों ने। यानी कि अपने आप को ऐसे ट्रीट करो कि कोई और पर्सन है आप लोगों के सामने। जब अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, और जब बुरा काम कर रहे हो तो अपने आप को पनिश भी करो उसके लिए। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने ही दोस्त और अपने ही दुश्मन बन जाओगे। और ये तरीका है जिंदगी जीने का, लाइफ को इंप्रूव करने का। अगर रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इस चीज को करो जरूर जिंदगी में, और फिर देखना जिंदगी जो है चेंज नहीं होती है, तो फिर बताना चेंज जरूर होगी। क्योंकि हम लोग अपने आप को बेसिकली बड़ा ही एक तरीके से ना डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। जो रूल रेगुलेशन दूसरों के लिए है वो अपने लिए है ही नहीं है। अब सामने वाला किसी दिन कुछ गलत काम कर दे तो उसको खोटी खरी सुना देते हैं, अपने आप करते रहो तो ये लगता है चलता है यार, इतना दो, इतने लिबरल मत बनो यार अपने लिए, अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हो ये सारे काम करके। अपने आप को पनिश करना सीखो, अपने काम पर फोकस करना सीखो, ठीक है। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में चीजों को रिकॉल करके जरूर देखना कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी है। आंख बंद कर लेना बस 1 मिनट के लिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियो में ध्यान था या कहीं और ध्यानचंद बन के बैठे हुए थे। तो अपने काम पर फोकस करना सीख जाओगे। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, इंप्लीमेंट आए तो इंप्लीमेंट करो, नहीं वापस इंप्लीमेंट आए, वैसे भी हजारों चीजें सुन ही रहे हो, एक और सुन ली तो क्या बिगड़ गया, ठीक है। सोचो कि वैसे ही सुन ली और निकाल दी, ओके।
ऐसा नहीं करना है जिंदगी में, चीजों को पर्पजफुली करो, या तो करो या फिर मत करो। ओके, इस तरीके की चीजों को लेकर चलो। और मॉर्निंग में जो 6:30 बजे उठ रहे हैं वो कोशिश करो अपने शेड्यूल को फिक्स कर दो 6:30 बजे। अपना देखिए क्या करना है आप लोगों को। मान लीजिए कई बार वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, ठीक है, पर लेकिन अपना टाइम फिक्स रखो मॉर्निंग में। अगर मान लीजिए वीडियो के पहले कुछ नहीं करना था या पहले कुछ करना था बाद में कुछ करना था तो उसको शिफ्ट कर लो ऐसे। तो इतना फ्लेक्सिबल भी शेड्यूल रखो अपना, हल्का फुल्का सा, पर लेकिन जो कर रहे हो उसको करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर चलो। तो अपनी चीजों को इतना रिजिड मत बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, काम को करने में भी आप लोगों का मजा आएगा। तो ये कुछ बातें थी, जिंदगी में इंप्लीमेंट करो और फिर देखो कितना अच्छा लगता है। ओके, तो जैसा कि कल आप लोगों ने बहुत सराहा कि सर ये पैटर्न बिल्कुल शानदार है, तो वही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा जिसमें आप लोगों के सामने न्यूज होगी और उसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर वीडियो के एंड में ही क्वेश्चन सही रहते हैं, क्योंकि जब तुरंत डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आंसर जो है पता ही है बिल्कुल, ठीक है। पर लेकिन जब 10-20 मिनट बाद में देखते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, तो उस टाइम पर रिकॉल करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। वो भी बात सही है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मिक्स कर लिया करेंगे। एक बार वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करेंगे। अरे अपने हाथ में थे, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है, बताओ तो सही करना क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर आईपीसीसी बॉडी है और उसके चलते यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट की इंपोर्टेंस समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब इसके बारे में डिटेल में बातें करूंगा, आखिर क्या मुद्दा रहता है, सारी बातें मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मेन से भी और प्रीलिम्स में, दोनों जगह आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करूं, ये आईपीसीसी है क्या? इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो इसका नामांकन है जो इसके मम्मी पापा ने किया था। अब कब किया था, किसने किया था, क्यों किया था वो एक अलग बात है, उसके बारे में बात करेंगे। मुद्दा यहाँ पर ये कि ये क्यों बनाया गया था, ठीक है। कोई भी पर्पज के लिए होना चाहिए ना। आप लोग ये लेक्चर क्यों देख रहे हैं, कोई पर्पज है ना कि हाँ यार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इतने टाइम में हम लोग खुद से इतनी चीजें कवर नहीं कर पाते हैं, तो सोचे लेक्चर देख लें, ठीक है। इसी के साथ में अगर लगता है कि हाँ थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो रहा है तो उसकी वजह से देख रहे हैं। तो पर्पज से अगर काम करोगे तो आप लोगों को हमेशा उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और अगर ऐसे कर रहे हो कि यार सब देख रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो उस चीज से आप लोगों को थोड़ा सा निकलना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आईपीसीसी जो है यहाँ पर, इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और देखिए मुद्दा क्या रहता है, ये आईपीसीसी जो है ना खुद का अपना कुछ ऐसा नहीं करता है, ये दुनिया भर से साइंटिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा जो एनालिसिस किया गया उसको इकट्ठा करके यहाँ पर ये रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर आप लोग बोल सकते हैं दुनिया भर के जो इंपोर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं उनका डेटा इकट्ठा यहाँ पर किया जाता है और उसको फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसकी रिपोर्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसको जो पर्टिकुलर इस पर्पज के लिए बनाया गया, ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है आप लोगों के सामने, ये सारी आईपीसीसी के द्वारा ही प्रस्तुत यहाँ पर की गई है। तो आईपीसीसी का बेसिक पर्पज यही है कि अच्छा इस तरीके से चीजें जो हैं वो आप लोगों के सामने आनी चाहिए यहाँ पर, कि दुनिया में कहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया में हमारी हरकतों की वजह से, तो वो चीजें यहाँ पर समझाने की बात है। तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई कि यहाँ पर एक तरीके से जो आज की डेट में क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और गवर्नमेंट के साथ में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर टारगेट जो बात करें यहाँ पर एमिशन के बारे में, तो कार्बन डाई एमिशन के बारे में हम लोगों ने भी देखा अभी यहाँ पर 45% हम लोग को रिड्यूस करना है 2030 तक का, ठीक है। और इसी के साथ में आने वाले टाइम में भी और कई ज्यादा फोकस लेने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आज के में एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना, जिसमें आप लोग कार्बन ले लीजिए, कार्बन एनर्जी हम लोग आज के में कार्बन कितना रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। कोयला कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना पेट्रोल और डीजल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। सड़कों पर अगर आप लोग जाओगे तो इतनी सारी गाड़ियां देखने को मिलेगी, हर टाइम टेंटे आप लोगों को नजर आएगी, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो इसी के चलते यहाँ पर जरूरी है कि इन सब चीजों पर फोकस देना, तभी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इस शब्द आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ए लिटनी ऑफ ब्रोकन क्लाइमेट प्रोमिसेस, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आज की डेट में जो क्लाइमेट के नाम पर जो प्रोमिसेस हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनकी एक सीरीज जो कि बार बार तोड़ी जाती है। यानी कि जिस तरीके से अगर कोई इंसान बोले कि हाँ अब की बार तो ये काम कर ही दूंगा, अब की बार नहीं तो भाई साहब अब की बार तो ये काम कर ही दूंगा, एक बार वादा तोड़ दिया, दूसरी बार वादा तोड़ दिया, तो फिर वो इंसान जो है वो वादा फरामोश हो गया। तो यही बातें बोली गई, यहाँ पर बोला गया इट इज ए फाइल ऑफ सेम, यानी कि एक तरीके से ऐसी है जो कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा आप लोगों ने यहाँ पर एम्प्टी वादे कर कर यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञा ले लेकर बोला बार बार ये करेंगे, पर लेकिन बार बार यहाँ पर आप लोगों को कुछ हाथ में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वाली हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही आप लोगों को बर्बाद कर रही है। जहां जहां पर भी आज के डेट में जो कंडीशन देखने को मिल रही है, आप लोग सोचकर भी हैरान रह जाओगे आज के डेट में किस तरीके की सिचुएशन दुनिया में निकल कर आ रही है। ग्लेशियर किस तरीके से पिघल रहे हैं, किस तरीके से कंडीशन देख रहे हैं। और दुनिया में आप लोग चाहे कोच्चि में हो, टोरंटो में हो, चाहे आप लोग लागोस में हो, चाहे फ्लोरिडा में हो,
चाहे आप लोग rio de janeiro में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, आज के में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल ही जाएगी। तो ये सारे नजारे जो आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं, ये जो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हरकतें कर रहे हो और ये जो आप लोग यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे हमारी ही हरकतें हैं। इतनी बार रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की जा चुकी है। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी इसकी कब आई थी यहाँ पर 1990 में पहली रिपोर्ट, दूसरी जो फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई 92 में, फिर यहाँ पर सेकंड रिपोर्ट आई 1995 में, थर्ड रिपोर्ट 2001, फोर्थ रिपोर्ट 2007, फिफ्थ रिपोर्ट 2014 और सिक्स्थ रिपोर्ट है 2022। यानी कि टोटल इसकी अब तक का 6 रिपोर्ट आ चुके हैं और अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ये 6वीं रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। ये रिपोर्ट इनके द्वारा 3 पार्ट में डिवाइड की गई। पहला जो यहाँ पर रिपोर्ट थी यहाँ पर उसको बोलते हैं वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, दूसरे को वर्किंग ग्रुप सेकंड, तीसरे को वर्किंग ग्रुप थर्ड। इसमें डिटेल में इनके द्वारा बताए गए हमारे काले चिट्ठे कि हम लोगों ने क्या क्या रायता फैला रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे हम लोग क्या आज की डेट में आने वाले टाइम में चीजें झेलने वाले हैं, वो सारी चीजें बताई हैं। जैसे कि पृथ्वी पर आप लोग यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी खेती के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि इस पर्टिकुलर खेती को करने के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर खेती आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर टेम्परेचर ऊपर या फिर नीचे हो गया। खैर नीचे तो हम लोग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर लेकिन यहाँ पर ऊपर होता हुआ जा रहा है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को देखते चलेंगे, जहां पर जिस तरीके से ये एरिया है जहां पर खासकर आज के में बर्फ जमा करता था और वहां पर बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट हो गया है, तो जीव जंतु जो वहां पर रहते हैं वो जीव जंतु कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर बेसिकली टेम्परेचर के लिए उसी पर्टिकुलर वहां पर एरिया के लिए बने हुए हैं। तो आप लोग आधे से ज्यादा चीजों को खत्म करते हुए जा रहे हैं इस धरती पर से। ये सब इतनी सारी रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो कुछ अच्छा ही काम किया गया होगा। इसीलिए 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाज दिया गया कि शाबाश क्या काम किया है। तो 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यहाँ पर जो आईपीसीसी को जहां पर नोबेल पीस प्राइज मिला वो किसकी साथ में मिला था। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके साथ में मिलकर इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। तो ये आईपीसीसी जो है इसके साथ में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि जिनका नाम था यहाँ पर एल गोर, उनके साथ में मिलकर यहाँ पर ये प्राइज दिया गया। तो याद रखिएगा 45वें वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर ये, तो इन दोनों को 2007 का नोबेल पीस प्राइज मिला। चलिए जब नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात चल ही रही है, अभी रिसेंटली जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वो किस इंसान को दिया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, ऐसा आप लोग बता सकते हैं। जो अभी लास्ट वाला दिया गया उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अभी जो 2022 में दिए जाएंगे वो आगे दिए जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर के महीने में अनाउंस किए जाते हैं और फिर दिसंबर के महीने में वो रिलीज किए जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बताना है 2021 में किसको दिया है। 21 में और 20 में दो बता देना आप लोग, क्योंकि अब से आगे जितने भी एग्जाम आप लोग दोगे जब तक नया नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो लास्ट 2 साल के एटलीस्ट आप लोग तैयार होने चाहिए। और इनके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग देख लेना, सारी एक एक वीडियो में कवर कर रखे हैं। उनकी लिस्ट किस फील्ड में दिया गया, किस कंट्री का है, वो सारी बातें कम से कम आप लोग देख सकते हैं। पर वो ये चीजें है तो इंसान जो है करता ही नहीं है और फिर बोलता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। तो काम पर फोकस देना स्टार्ट करो, जो होमवर्क दिया जाता है उसको एटलीस्ट कंप्लीट करो, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं है इसी के बारे में काम किया जा रहा है, कई सारी टाइम टू टाइम स्पेशल रिपोर्ट भी यहाँ पर दी जाती हैं, यानी कि सुधारने के लिए बोला जाता है कि चलो यहाँ पर ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, बीच बीच में इनको थोड़ा सा और चेतावनी दे दो कि एमिशन का सिनेरियो क्या हो रहा है भाई साहब, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे आप लोग यूज करो। तो बीच बीच में यहाँ पर आपको वैसे भी यहाँ पर आगाह करते रहते हैं, जैसे एक्सट्रीम इवेंट एंड डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड ओशन एंड यहाँ पर बेसिकली क्रायोस्फीयर। तो आप लोग को बार बार बीच बीच में कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी इनके द्वारा दी गई है कि कम से कम इससे नहीं आंखें खुल रही हैं तो यहां से तो कम से कम खोल लो कि आगे दिक्कत होने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट, सिक्स्थ रिपोर्ट, ये जैसे सेंटर के इलेक्शन होते हैं, यानी कि जनरल इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार होंगे इलेक्शन। तो आप लोगों को पता चलेगा पॉलिटिकल पार्टी को कि हाँ भाई साहब क्या हरकतें चल रही हैं, 5 साल में कौन सी चुनकर आने वाली है गवर्नमेंट। पर लेकिन बीच बीच में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसका मतलब स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को बताना कि जनरल इलेक्शन में क्या होने वाला है पता चल जाएगा अगर आप लोग स्टेट इलेक्शन में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो यानी कि चेतावनी बीच बीच में कि अपनी परफॉर्मेंस सुधार रहे हो, वरना जनरल इलेक्शन में जो खिल्लियां उड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कोरोना नहीं है बिना बुलाए मेहमान, मतलब कोरोना भी हालांकि बिना बुलाए मेहमान नहीं है, जब जाओगे लेकर आओगे ये ऐसी एक पर्टिकुलर ये रिपोर्ट जो है ये अपने आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, वर्ल्ड के लीडर जो है वो मिलकर यहाँ पर जाकर इनसे बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब बताओ सही कि क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, और ये फिर उसको चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई साहब ये इंपैक्ट पड़ रहा है 1.5 डिग्री पर। अगर आप लोगों ने नहीं रोका टेम्परेचर को बढ़ते हुए तो ये टेम्परेचर जो है वो तबाही
मचाने वाला है। तो उसके बेसिस पर ये साइंटिफिक एविडेंस निकाल कर लेकर आते हैं और तब यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे वर्किंग ग्रुप फर्स्ट में अगर क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछ ले क्या इनके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर डील विद साइंटिफिक बेस फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि किस तरीके से डील करना है, सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक साइंटिफिक बेस दे रहे हैं। साइंटिफिक बेस का मतलब होता है तर्क दे रहे हैं आप लोगों को, यानी कि आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे आप लोग काम कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों को टाइम कितना आप लोग बर्बाद करते हो, तो ये आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा। आप लोग एक लिस्ट बना लो पूरे घंटे में क्या क्या कर रहे हैं, आज के इस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये किया, और फिर शाम को बैठकर देख लो उसको, और फिर वीक में एक बार देख लो। एक हफ्ते में आप लोगों के चक्षु ना खुल जाए तो मुझे बता देना कि कहां कहां पर हम लोगों ने टाइम बर्बाद किया है। तो ये तरीके होते हैं अपने आप को चेक करने के, और ये बता रहे हैं यहाँ पर। सेकंड में बोला है यहाँ पर लुक्स एट द लाइक, एक तरीके से लाइकली इंपैक्ट एंड वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्शन इश्यूज। तो क्या क्या यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में इनके द्वारा बताया। डील विद एक्शन दैट कैन बी टेकन टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज, तो ये बताए गए। तो यानी कि इनके द्वारा सॉल्यूशन आप लोगों को बकायदा बताए गए हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन को एक खोजे तो सही, इंसान फोकस देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने बोला कि आप लोग एक तरीके से हरकतें ऐसी कर रहे हो कि आप लोग यहाँ पर आज के डेट में प्रॉमिस किए जा रहे हो और खाली खाली डब्बे के एक तरीके से प्रॉमिस बज रहे हैं आप लोग के, रियलिटी में सॉल्यूशन नहीं है। कुछ बेसिक चीजें अगर इसके बारे में कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट करती है साइंटिफिक बेसिस पर। 1988 में इसको बनाया गया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि इसके मम्मी और पापा कौन है, पापा है यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मम्मी है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इनके द्वारा मिलकर इसका जन्म किया गया, जो कि आप लोगों के सामने ये कई सारी असेसमेंट और स्पेशल रिपोर्ट और यहाँ पर जो बेसिकली मेथोडोलॉजी बताती है किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है उसके बारे में बताती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आईपीसीसी बोला जा रहा है कि देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर लाइन मुझे अच्छी लगी, आईसीसी डज नॉट इटसेल्फ इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, ये अपने आप साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज नहीं होते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट से पूछते हैं, अलग अलग दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं उनसे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी उनसे रिलेटेड रिलेवेंट जो भी चीजें हैं इनके पास में, उसको इकट्ठा करते हैं और उसके बेस पर अपने लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था, कल को आप लोग बोलने लगो कि इनके पास में साइंटिस्ट खड़े रहते हैं और ये एक इकट्ठा करके साइंटिस्ट को वहां पर उनसे रिसर्च करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आईपीसीसी डज नॉट इटसेल्फ इंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च, तो ये एक तरीके से एनालिसिस करते हैं साइंटिस्ट जो भी यहाँ पर बताते हैं उसको देख देख कर, और उसके बेस पर फिर अपनी असेसमेंट रिपोर्ट निकाल कर लेकर आते हैं कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंसानों के ऊपर, गवर्नमेंट इसको लेकर क्या क्या पॉलिसीज बना रही है टैकल करने के लिए, और क्या क्या करना चाहिए इसको सोल्यूशन करने के लिए, किस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए ये आईपीसीसी इतनी चालाक है, इसको पता था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, जब 26 होंगी तो दुनिया भर के लोग वहां पर चाय समोसा खाने आएंगे, बैठेंगे और बात करेंगे, पर लेकिन रियलिटी में सॉल्यूशन निकालना है तो उनको बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। इसीलिए इनके द्वारा यहां पर ये जो रिपोर्ट थी 2022 में प्रस्तुत की जानी थी, पर लेकिन इसका एक पार्ट जो है इनके द्वारा 2021 में ही प्रस्तुत कर दिया नवंबर के महीने में, क्योंकि इनको पता था इनके सीने में दर्द होना चाहिए जो यहाँ पर चाय समोसा खाने आ रहे हैं कि हाँ आप लोगों को यहाँ पर इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ना कि चाय और समोसे के ऊपर फोकस करना है। वही एक एरिया था जहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई 5 एरिया को लेकर, ठीक है, पांच एरिया को लेकर प्रतिज्ञा ली गई। वे पांचों के पांचों एरिया कौन से हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। गारंटी देता हूं लिखकर, जो भी एग्जाम अभी रिसेंटली हो रहे हैं किसी न किसी में कोई ना कोई क्वेश्चन उन 5 में से एक में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कब हमारी कंट्री में ये सारे पांचों के पांचों जो पॉइंट है वो कई बार मैंने पढ़ाए, तो उनके बारे में लिखना है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 से निकल कर आई थी। और ये कहां पर हुई थी, ये ग्लासगो में आप लोगों को देखने को मिलती थी, और वो कहां पर है, वो है यूके के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। अभी एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बता चुका हूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होने वाली है और 28 कहां पर होने वाली है, ये भी ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखना, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देखना, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिकली होमवर्क है आप लोगों का। जिसको क्वेश्चन के आंसर पता नहीं चलता है, एसएलवी फैमिली के जो मेंबर हैं वो इतने जादुई चमत्कारी हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार देखा तो करो। बहुत सारे बच्चे तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो पोस्ट कर रहे हैं, कई सारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखो तो सही एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर, तो आप लोग को प्रोडक्टिविटी नजर आएगी कि एसएलवी फैमिली मेंबर कैसी है। ये इक्का दुक्का को छोड़कर मैक्सिमम लोग जो है प्रोडक्टिव आप लोगों को नजर आएंगे। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो पूरा आर्टिकल काफी डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, हम बैठे हैं उसको दूर करेंगे, पर लेकिन माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक पॉइंट को लेकर, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखता हूं कैसे आप लोगों ने आर्टिकल सुना है।
क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो सेटअप किया गया था 1988 में बाय किसके द्वारा? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा और यूएनएफसीसी के द्वारा। सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, टाइम लिया करो, बेसिकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में तब सॉल्यूशन देखा करो, तभी चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये छोटा सा काम जरूर करना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये एक तरीके से कितना आप लोगों को यहां पर याद आ रहा है? सही आंसर क्या बताइए? बता दिया? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। सही आंसर देखने को मिलेगा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO जिसको बोलते हैं, और यहां पर हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ओनली वो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर ए हो गया। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंप्लीटली क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर, यहाँ पर इसको कवर किया गया। इंडिया बात की जा रही है, इंडियन ऑयल, L&T एंड बात की जा रही है यहाँ पर रिन्यू के द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर बनाया गया। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? मिलकर काम करना किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इनके द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर बिजनेस करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बिजनेस करने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाना। अब जब शब्द यूज किया है ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यह है किसी शब्द के बारे में तभी बोलेंगे ना, कोई बोल रहा है आप लोगों को कितना गोरा इंसान है, कितना काला इंसान है, तो अगर किसी ने गोरा बोल दिया तो इसका मतलब है काला भी होता होगा, उसका अपोजिट जरूर होता होगा। किसी ने बोला गुस्सा आता है, इसका मतलब शांत नाम की भी कोई चीज है, ठीक है। किसी ने बोला तेज लिखता है, इसका मतलब है कि आराम से भी कोई लिखता होगा। यानी कि हर एक चीज का अपोजिट शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर ग्रीन बोला है तो इसका मतलब है एक आधा कलर कोई और जरूर होगा, वरना ग्रीन अकेले बोलने की जरूरत नहीं थी। तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को अभी फिलहाल जो है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तीन कैटेगरी में यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो नजर आएंगे। ये तीन कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं। जब आप लोग बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचा रहा है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, इसका मतलब इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो बेस्ट कौन सा होगा सबसे ज्यादा? वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। पहला डिफरेंस तो आप लोगों को ये याद रखना है। अभी इनके बारे में एक एक कर मैंने बता रखा है। जैसे ग्रे हाइड्रोजन ग्रे में लिखा है, ब्लू ब्लू में और ग्रीन ग्रीन में। अभी यहां पर अगर बात करें ग्रे हाइड्रोजन के बारे में, तो यहां पर ये क्या करता है, ये बेसिकली स्प्लिट करता है, यानी कि तोड़ता है नेचुरल गैस को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। इनकी जो भी नेचुरल गैस है उसको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, और उसमें से कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो आप लोगों को एटमॉस्फेयर में रिलीज होती नजर आएगी। यानी कि बिल्कुल वही है जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह आप लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। बस थोड़ी सी अच्छी बात यहां पर ये, इस वाले में आप लोगों को जो है बेसिकली पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरी चीजों के। तो ये यहां पर एक तरीके से ज्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी दूसरी चीजों के अगर मुकाबले में बात करेंगे तो उनसे बेटर है। पॉइंट नंबर 2 यहां पर ये यहां पर बेसिकली स्प्लिट करता है सेम पैटर्न में यहां पर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पर लेकिन उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसको इन्वायरमेंट में नहीं निकलने दिया जाता है, और उसको रीयूज कर लिया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो यानी कि इन्वायरमेंट में नहीं निकलेगा। ये बेसिकली जैसे आप लोग गुस्सा आ रहे हैं ना बहुत, आप लोगों ने जाकर किसी के ऊपर चिल्ला दिया, नहीं, अपने गुस्से को अपने पास में रखो, अपने काम में लगाओ, क्योंकि अपने गुस्से को अगर आप लोग पालना सीख गए तो जिंदगी में आधे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोगों को वैसे ही नजर आ जाएगी। अपना गुस्सा अपने अंदर रखो, आप लोग की इमोशंस जो है वो बाहर कम से कम दिखने चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो आप लोग की इमोशंस के साथ में खेलते हैं। अगर आप लोग को दिखाओगे ना आप लोग बहुत सीधे आदमी हैं, आप लोग इमोशनल इंसान है, तो आप लोग की इमोशनलिटी का फायदा उठाते हुए लोग नजर आएंगे। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी उनकी। तो हमेशा सामने वाले को अपना ऐसा चेहरा दिखाओ कि सामने वाले को पता ही नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है ज्यादा इमोशनल है या फिर ये तगड़ा कड़ा इंसान है, ठीक है, ताकि वो आप लोगों के नेचर के साथ में न खेल सके। इसका मतलब ये कि आप लोगों की चाबी जो है आप लोगों के हाथ में। मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले भी, कोई भी अगर लगता है आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है जिंदगी में फालतू में, आप लोग अगर फालतू की बातें सिखा रहे हैं, तो उस इंसान को जो है आप लोगों को साइड में कर देना चाहिए जिंदगी में। यानी कि उसको जिंदगी में या तो फोन मत उठाओ या फिर ब्लॉक कर दो, ताकि पढ़ा रहे पता ही ना चले, क्योंकि वो इंसान वो होगा जो आप लोगों से फालतू में आकर फालतू की बातें करेगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट करेगा, और उसको सलाह भी अगर आप लोग कुछ देते हो तो उसको इंप्लीमेंट भी नहीं करेगा, बस आप लोगों का टाइम वेस्ट करना है उसको आकर, ठीक है। तो मतलब नहीं है उसको अपनी जिंदगी में आप लोगों को मस्त रहने दो, आप लोगों को अपनी जिंदगी में अपने ऊपर फोकस करना है। तो ये तरीका आप लोगों को देखना मिलेगा, ठीक है। बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ये क्या करता है, जैसे पानी हो गया H2O, ठीक है, H2O को स्प्लिट कर दिया इसके द्वारा हाइड्रोजन में और इसी के साथ में ऑक्सीजन में। तो जैसे स्प्लिट किया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि ना तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल प्योर ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट करने का तरीका हो गया। पर लेकिन आप लोग बोलोगे कुछ तो होता होगा, जी हाँ होता है।
जैसे पानी को स्प्लिट किया जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोसिस जो यहाँ पर प्रोसीजर है उसके थ्रू यहाँ पर इसको बेसिकली ब्रेक किया जाता है, यानी कि इसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब हाइड्रोजन को पानी से अलग किया जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। अब वो बिजली कैसे क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, वो कोयले से अगर बनाई जा रही है तो फिर इस प्रोसीजर का कोई मतलब नहीं होता है। इसको ग्रीन बनाने के लिए वो बिजली भी आप लोग को बेसिकली सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या फिर कोई भी ऐसा तरीका जो कि ग्रीन है, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उससे आप लोग काम करना पड़ेगा जब ये सही लेवल पर एक ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। ये सारी बातें ही आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है बेसिकली यहां पर, लाइक सोलर और विंड, तब जाकर आप लोग यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करोगे और वाटर वेपर यहां पर एक बाई प्रोडक्ट निकल कर आएगा और पानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके द्वारा मिलकर अभी कौन सा प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी कि इंडियन ऑयल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लार्सन एंड टर्बो, ये एलएनटी वही कंपनी है। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर कई बार जाते हो तो एलएनटी लिखा हुआ मिलता है जहां जहां पर भी मेट्रो का काम चलता है। तो यानी कि ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करने वाली काफी शानदार और एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं रिन्यू पावर के बारे में। तो रिन्यू पावर ये तीनों के द्वारा मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया गया। तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन के फील्ड में आने वाले टाइम में एक धमाका होने वाला है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ को आप लोगों को लेकर चलेगा। और हमारा जो टारगेट है 2070 तक का हम लोग को बेसिकली कार्बन न्यूट्रल होना है, तो वो भी हम लोग यहां पर जल्दी ही इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। एडिशनली इंडियन ऑयल जो है और एलएनटी जो है उनके द्वारा साइन किया गया बाइंडिंग टर्म, ताकि आने वाले टाइम में जो ज्वाइंट जो वेंचर है यहाँ पर उसमें इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, सेल इलेक्ट्रो जो सेल एक तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चर एंड सेल इलेक्ट्रोलाइज जो इलेक्ट्रोलाइजर है बेसिकली, और यूज कर सके ग्रीन हाइड्रोजन में, तो मिलकर प्रोडक्शन के फील्ड में भी यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का, तो मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जो एनर्जी है जो उसमें यूज की जाएगी, तो सोलर एनर्जी होगी या विंड एनर्जी होगी। पानी को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर तोड़ा जाएगा O2 या H2 में, और यहां से इसको सेफली H2O को यहां पर निकाला जाएगा और फिर यहां पर ये इसको इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या फिर जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। तो ये जीरो हीटिंग आप लोगों को देखने को, जीरो कार्बन हीटिंग फ्रॉम होम, यानी कि कोई भी कार्बन आप लोगों को निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो शानदार तरीके से इसको हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये एक ग्रीन और शानदार तरीका हो गया आप लोगों की चीजों को बेसिकली बनाने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। आप लोग बोलेंगे कहां से एकदम यहाँ पर ये दिमाग में आ गया ऐसा कुछ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी लास्ट महीने मतलब फरवरी के महीने में यहाँ पर नोटिफाई किया गया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जब किसी चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगे, उसी चीज में आप लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोगों की टेंशन जो है वो आधी हो जाती है। तो जो ज्वाइंट वेंचर है उसका एम है कि इंडियन ट्रांजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रे हाइड्रोजन इकोनॉमी टू एक तरीके से जो ग्रे हाइड्रोजन यूज करें, तो उससे ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोग जाना चाह रहे हैं, यानी कि यहां से सीधा सीधा हम लोग यहां पर जंप करना चाह रहे हैं, ताकि आसानी से हम लोग अपनी जिंदगी में चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो उसी के एरिया में हम लोग काम करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉलिसी बनाई बैठी है हमारे लिए, जिससे चलते हम लोग को काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते हम लोग काफी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करें यहां पर इसके चलते हमारा जो इंपोर्ट बिल है, आज की डेट में मैंने आप लोगों को बताया था 85% हम लोग बाहर से क्या खरीद कर लेकर आते हैं, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जिसमें से हम लोग डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें निकालते हैं, जिनको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये हम लोग यहाँ पर इस क्रूड ऑयल में से निकालते हैं, और उसमें दुनिया भर की आप लोग यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बेसिकली निकलती हुई नजर आएगी, जो हम लोग उनको यूज करते हैं। अगर इसको हम लोग बाहर से खरीदेंगे नहीं, ये पैसा बचेगा, हम लोग हेल्थ में यूज कर पाएंगे, एजुकेशन में यूज कर पाएंगे, अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, तो ये देखने को मिलेगा। तो बोला ये गया है यहाँ पर आज की डेट में कि 2050 तक का नियरली 80% जो इंडियन हाइड्रोजन है वो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो काफी हद तक हम लोग को फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करता हुआ नजर आएगा। और हाइड्रोजन जो है वो आज की डेट में अगर बात करें, हम लोग ग्रे हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग इसको आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये हमारा टारगेट है, तो ये हमारा विश्वास भी है कि हम लोग ये काम कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर कवर किया गया, हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पर समझा क्या क्या मुद्दा है, यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या है यहाँ पर ग्रीन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन, क्या क्या प्रोसीजर है यहाँ पर, इसके बारे में किस तरीके से बनता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। ठीक है, अभी है टाइम क्वेश्चन का, क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। बोला जा रहा है आज की डेट में, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीकार्बोनाइज को पुश करना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है। तो लार्सन एंड टर्बो एक तरीके से रिन्यू पावर के द्वारा साइन किया गया यहाँ पर अभी एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी है जो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रही है,
तो कौन सी यहां पर कंपनी है जो कि हमारी कंट्री यहां पर काम करेगी इंडियन सेक्टर में? यहां पर तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम बेसिकली कॉर्पोरेशन, इसी के साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, या फिर बोथ यहां पर एक तरीके से 1 और 2। तो सही आंसर क्या है इनके साथ में तीसरी कंपनी का नाम आप लोग को बताना है जो मिलकर काम करने के लिए यहां पर तैयार थी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें आप लोगों को बताई, तो आंसर क्या है यहां पर आइए आप लोगों को दिखा देता हूं, अटेम्प्ट कर लीजिएगा एक बार खुद से आंसर देने से पहले, ठीक है। तो यहां पर कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी है जिसको इंडियन ऑयल भी हम लोगों ने बोला। तो लार्सन एंड टर्बो और रिन्यू पावर के साथ मिलकर यहां पर काम कर रही है। इन तीनों कंपनी के द्वारा हमारी कंट्री में यहां पर दिशा और दशा को चेंज करने की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां भी आप लोग कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर ही आगे बढ़ना है, यही सही तरीका है चीजों को अच्छे से एंजॉय करने का। ओके, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, बुक्स के बारे में कुछ लिखने के लिए पूछ जाए और हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट लीडर हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर हिस्ट्री में अगर पूछा जाए यहाँ पर एक तरीके से किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में तो वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा। तो यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को भी डिटेल में इसको सुनना है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? तो बात की जा रही है बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा आप लोगों से, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर न्यूज में क्यों है ये, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक किताब अभी यहाँ पर बेसिकली रिलीज की गई है हमारी कंट्री के यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि कौन है? ये है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में है और स्किल डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर धर्मेंद्र जी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, इनके द्वारा एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था यहाँ पर बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो ये किताब का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रोफेसर आलोक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो आलोक चक्रवाल का नाम आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा ये लिखी गई है, और ये वाइस चांसलर है यहाँ पर गुरु घसीटादास विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंदर में है, जो कि ठीक है। तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो कि एक और पर्सनैलिटी यहाँ पर प्रेजेंट थे जब ये ओकेजन हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहाँ पर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है और किताब का टाइटल क्या है और किसके द्वारा यहाँ पर ये रिलीज की गई किताब, 3 पॉइंट तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। इससे आगे की जो कहानी होगी वो आप लोगों से मैं लेकर चलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और बात करेंगे बेसिकली अगर आप लोग इस स्टेट से निकल कर आते हैं जहां पर ये मूवमेंट देखने को मिला और जिसका नाम है झारखंड, और या फिर बिहार आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार जो थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे। ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, झारखंड जो है वो बिहार से अलग किया गया था, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं याद रखिएगा। अगर इन 6 में से किसी भी राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर भगवान की तरीके से ट्रीट किया जाता है, भगवान की इक्विवेलेंट उपाधि यहाँ पर दी गई है बिरसा मुंडा जी को। यहाँ पर एक ट्राइबल लीडर थे यहाँ पर, इनको यहाँ पर धरती अब्बा यानी कि फादर अर्थ बोला जाता था, अर्थ फादर या फिर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जितने शानदार तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर जो लोकल यहाँ पर जमींदार थे उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई अपनी जमीन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर इनको धरती अब्बा बोला जाता था। इनके द्वारा जो है काफी लार्ज स्केल पर मूवमेंट चलाए गए, जिसके चलते यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में खासकर जो ब्रिटिश टाइम पर आज के में बिहार झारखंड आप लोग बोल सकते हो, जिसके चलते यहाँ पर इनको ये उपाधि यहाँ पर दी गई है। इनके द्वारा अपना खुद का एक आप लोग बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर तैयार किया गया, एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी के लिए रूल और रेगुलेशन आप लोग बोल सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी में चीजें जो है वो रिफॉर्म होती नजर आए। जैसे मैं बोलने लगूं कि एसएलवी फैमिली मेंबर ये कुछ काम तो जरूर करते हैं, जैसे कि एसएलवी फैमिली मेंबर सुबह जो है मॉर्निंग में टाइम पर उठते हैं। एसएलवी फैमिली मेंबर जो है वो डेली का एक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का पार्ट उनकी लाइफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। एसएलवी फैमिली मेंबर जो है वो अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक तरीके से जैसे सारी चीजें मैं आप लोगों को बोलता हूं, तो इसका मतलब ये कि एक हमारी एसएलवी फैमिली बन गई है जिसमें ये चीजें हम लोग कम से कम सारे करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से अपनी जिंदगी को रिफॉर्म करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा बेसिकली बोला गया जो पुराने टाइम पर नहीं, एक तरीके से जो चुड़ैल ये होती है, औरतों को मारा जाता था, ये चुड़ैल बन गई, ठीक है। वो मूवी देखिए ओ स्त्री का वाना, ठीक है, कलाना, वो इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पर एक तरीके से विच क्राफ्ट जो हो गया उनको सबको साइड में किया गया, एक प्रेयर जो होती है उसके ऊपर फोकस किया गया ताकि अपने मन को शांत रखा जा सके। शराब से दूर रहने की बात की गई, गॉड में अपना विश्वास लगाने की बात की गई और अच्छे कामों पर फोकस देने की बेसिकली कोशिश की गई यहाँ पर।
तो इसलिए इस सब जो काम इनके द्वारा ये किया गया, इसको यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, ठीक है, बिरसायत इसका नाम दे दिया गया। तो बिरसायत फेथ बना दिया, जो लोग हैं उनको बेसिकली सुधारने का जो काम इनके द्वारा किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो कल को ये मत बोलना सर क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछ ले आते हैं। मेरा टारगेट ये रहता है कि एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर करता हुआ चलो, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली उल गुलान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें आप लोगों से, उल गुलान क्या है, इसको दूसरी साइड में द ग्रेट टुमलेट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये एक स्ट्रगल चलाया गया जिसके चलते इनके द्वारा फोर्स किया गया कि बाहर के लोग जो है ये इनकी जमीन पर आकर अपना हक न जमाएं। और यहां पर इतना बड़ा ये स्ट्रगल यहां पर देखने को मिला, ये जो मूवमेंट देखने को मिला, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो ये कहां पर चला और किसके द्वारा चलाया गया, डिफरेंट सा नाम है। और कई बार जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, यूपीएससी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं कि हाँ बच्चों ने ये सुना ही नहीं होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो भूल गए होंगे, पर लेकिन हम है ना भूलने नहीं देंगे, ठीक है। एक तरीके से एक डायलॉग मुझे याद आता है कई बार कि आप लोगों यार जिंदगी में ना एक चीज तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को ऐसा मन करे कि जान दे दे, यानी कि मतलब कितना भी किताबें पढ़ते हो कभी कोई इंसान मरता नहीं है। अपनी मेहनत इतनी कर दो कि किताबें भी आप लोगों के सामने घुटने टेक कर तरस मांगे कि भगवान छोड़ दो, अब तो छोड़ दो भगवान, वो वाली बातें आप लोगों की होनी चाहिए। यानी कि इतनी मेहनत करो कि कसर न रहे कोई, और बाद में ये ना लगे यार मेहनत में कोई कमी रह गई है। तो बात करें यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी जो एक्ट यहाँ पर पास किया गया 1908 में, वो यहां पर इसी मूवमेंट का नतीजा था, जिसके चलते इनकी जो लैंड थी ट्राइबल कम्युनिटी की, वो नॉन ट्राइबल पर्सन नहीं खरीद सकता था। ये फोकस यहां पर इनके द्वारा लाया गया, यानी कि बाहर का कोई भी इंसान होगा वो इनकी जमीन पर नजर नहीं गड़ाएगा, और गड़ाएगा भी तो उनके हाथ वो जमीन नहीं लगेगी। ऐसा इनके द्वारा पूरा एक तरीके से प्रतिबंध यहां पर किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा जो खिताब जाता है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, वो बिरसा मुंडा जी के नाम जाता है। इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं दिक्कूज, ठीक है। तो ये DIKUS, दिक्कूज का मतलब होता है आउटसाइडर। तो यहां पर ये बोलते थे कि आउटसाइडर यानी कि जैसे अंग्रेज आ गए, जमींदार आ गए, दूसरे एरिया के ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, वो क्या करते थे यहाँ पर आकर यहाँ पर बेसिकली इनके जंगल में आते थे, तो वहां से चीजों को लेकर जाते थे, और कई बार जमीन वगैरह भी इनकी खरीदा करते थे, ठीक है। बेसिकली इनसे यहाँ पर एक तरीके से गलत तरीके से ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलता था, इसलिए इनके द्वारा बोला गया दिक्कूज जो है उनको अपने पास नहीं आने देना है, उनको दूर रखना है। और उसी के चलते यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी जो एक्ट आया 1908 में कि बाहर वालों को यहाँ पर अपने जमीन नहीं खरीदने देंगे, तो ये यहीं से यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो मुंडा जो रिबेलियन है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है। 1899 से या फिर 1900 के एर फेर में यहाँ पर ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा यहाँ पर ये चलाया गया। इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर क्यों था, क्यों आखिर ये मूवमेंट चलाया क्यों गया, पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए। ये इसलिए चलाया गया क्योंकि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसकी जो पॉलिसीज थी वो काफी खतरनाक थी ट्राइबल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ से। अगर आप लोग बात करते हैं, हिंदूज जो लैंडलॉर्ड थे या फिर मनी लेंडर थे, यानी कि जो साहूकार थे, जमींदार थे, वो यहाँ पर इनको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे, इनकी जमीन अक्सर वो ले लिया करते थे, और यहाँ पर इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती थी। कई बार जो मिशनरीज थे बाहर से जो आया करते थे, वो इनकी कल्चर का मजाक उड़ाया करते थे। जैसे आज के डेट में ना आप लोगों को लगता है बाहर का कोई इंसान आ गया और वो चटर पटर 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल दिए, आप लोग जो है उसके नीचे जिल्ले इलाही हो जाते हैं, ठीक है, कि जहां बना तो उससे ग्रेट हो। मतलब इंग्लिश क्या बोली, आप लोगों को ये लगता है कि भगवान आ गया है। रीजन क्या है, आप लोगों की गलती नहीं है यहाँ पर। बेसिकली दिक्कतें ये निकल के आती हैं कि जिसके द्वारा रूल किया जाता है ना, उसकी चीजें हमेशा सुपीरियर मानी जाती है। तो अंग्रेजों ने 200 साल तक रूल किया, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश को सलाम करते हैं। सोचो हम लोगों ने इंग्लैंड के ऊपर 200 साल तक यूज किया होता, तो वो हिंदी बोलने के लिए तरस रहे होते, और उनको हिंदी सीखनी पड़ती, और दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाने वाली हिंदी लैंग्वेज होती। पर लेकिन हमारे टाइम पर, पुराने टाइम पर अगर आप लोग जाकर देखोगे, पानी में पैर रखना जो है हमारे लिए अपवित्र माना जाता था। हम लोग पानी में पैर नहीं रखा करते थे, अपने रास्ते भी हम लोग जमीन के रास्ते ही खोजा करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिक मुद्दा यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सुपीरियर होता है उसकी चीजों को सपोर्ट किया जाता है। तो इन्होंने, जब बाहर से आने वाले लोग इनकी ट्रेडिशनल को बेसिकली मजाक उड़ाया करते थे कि देखो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, तो उस टाइम पर फिर यहाँ पर इनके द्वारा जो है अपने स्टेप उठाए गए और बोला गया कि अब सुधारना पड़ेगा। तो पूरा शानदार तरीके से आप लोग इनकी परफॉर्मेंस देखोगे। रांची जो कि आज के में झारखंड वाला एरिया है, बेसिकली यहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जी के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीजें बताई, इसके बारे में बात याद रखिएगा, ठीक है। तो रेजिडेंट बाय द आदिवासी, यानी कि एक तरीके से जो भी पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो ये बेसिकली उलगुलान है, यानी कि एक लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हीं की धरती उन्हीं के पास में होनी चाहिए, बाहर का कोई आकर यहाँ पर उसके ऊपर अपना हक न जमाए।
तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये पहले मैंने आप लोगों को एक किताब के बारे में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। किताब के राइटर कौन है, उनका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा जी के बारे में, इसके साथ में धरती अब्बा या अर्थ फादर किसको कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ में ये जो मूवमेंट है जिसका नाम है यहाँ पर उलगुलान या फिर द ग्रेट टुम्बलर्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर किसका मूवमेंट है और उसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो मैंने पढ़ाया। दिकूज के बारे में हम लोगों ने बात की, इस पर्टिकुलर रिबेलियन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कब से कब तक था यहाँ पर ये पूरा जो मूवमेंट चला, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। अब एक आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, धरती अब्बा जो है या फिर अर्थ फादर जो है वो किसको बोला जाता था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, इसी के साथ में रानी, देखिए आप लोगों से ऑप्शन सारे ऐसे रहेंगे जो पुराने उस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर रानी, जिनका नाम था यहाँ पर गाइडिन ल्यू, इसी के साथ में यहाँ पर लक्ष्मण नायक, नेक्स्ट यहाँ थे वीर सुरेंद्र साई। तो सही आंसर क्या है वो आप लोगों को बताइए, आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका ए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बहुत ही उम्दा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, इस किताब के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहां से भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मतलब यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से दिक्कूत से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो क्वेश्चन छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट से भी आप लोगों का बन सकता है कि कौन से मोमेंट के बाद में यहां पर ये निकल कर आया था। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन एक ही रहता है वीडियो के एंड में, पर लेकिन इसका मतलब यह कि आर्टिकल इस तरीके से पढ़ा दिया है कि कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो क्वेश्चन फ्रेम करने में यहाँ पर टाइम लग जाता है, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ही फ्रेम यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। तो अगर आप लोग इनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो ही कुछ फायदा है यहाँ पर इस मेहनत का, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मेहनत की जा रही है। तो इस मेहनत का फायदा उठाओ, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉपर वे में वीडियो इस तरीके से बनाई जाती है। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे तो एग्जाम में रिजल्ट आएगा, और बेसिक पर्पज यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट ही है जो कि आप लोग को यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको फिर दूर किया जाएगा, कंफ्यूजन अपने साथ में नहीं रखना है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी यहाँ पर ये क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है यहाँ पर अभी जून के महीने, बेसिकली यहाँ पर सॉरी जून के महीने का बोल रहा हूँ, अभी जो रिसेंट मंथ गया मार्च के महीने का, उसका कलेक्शन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हाई देखने को मिला, 1.42 लाख करोड़ यहाँ पर निकल कर आया। पहले महीने का जो था यहाँ पर, उससे पहले जो निकल के आया था वो हाईएस्ट था 1.40। अभी यहाँ पर सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। तो मार्च के महीने में 1.4 एक तरीके से देखने को मिलेगा, 1.42, ठीक है। 15% हाइयर जो है अगर लास्ट साल जनवरी के महीने में आप लोग देखोगे, ठीक है। इसी के साथ में 46% हाइयर है अगर मार्च में 2020 में आप लोग देखोगे। तो यानी कि फिलहाल के टाइम पर 2020 में जितना रहा, 2021 में कितना रहा, 2022 में जो है सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ पर इसने। 2022 में सबसे ज्यादा मार्च के महीने में यहाँ पर टैक्स का कलेक्शन यहाँ पर ये हुआ है। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छा खासा टैक्स का कलेक्शन अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अभी फिलहाल जो है मार्च के महीने में काफी शानदार कलेक्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसके चलते एक आइडिया आप लोग रखेगा। देखिए जीएसटी जो है ना, ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में कल को अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। लेकिन जीएसटी तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पहले बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि जीएसटी का जो आज के डेट में जो उद्गम हुआ वो कहां से निकल कर आया। तो सबसे पहले 2003 में एक केल का टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसको बोला गया यार ये देख हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनको सबको इकट्ठा कैसे करना है। तो उसने बोला यार एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं देश के अंदर में, जिसमें सेंट्रल स्टेट के जो टैक्सेस हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, या फिर यहाँ पर इंटर स्टेट टैक्स जो कि वैट वगैरह वैल्यू एडेड टैक्स प्रिंसिपल जो है वो सारे हम लोग किसके अंदर लेकर आएंगे, गुड्स एंड सर्विस के अंदर लेकर आएंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो कैसे टैक्स है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को जाकर पे नहीं करते हो, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप लोग उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। इवन आज के डेट में इंटरनेट का कनेक्शन आप लोग चला रहे हैं ना, जो आप लोग रिचार्ज करते हैं मंथली, इसमें भी गवर्नमेंट का टैक्स जाता है। तो ये लेक्चर देखने के लिए भी आप लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। जिस फोन से आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो फोन जो है जो खरीदा होगा आप लोगों ने, उसके ऊपर भी आप लोगों ने टैक्स पे किया होगा। तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड था, जो एक फाइनल प्राइस था फोन का, तो उसमें भी आप लोगों ने टैक्स पे कर रखा है आज की डेट में। जिस पेंसिल से आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अगर वीडियो देखते हुए जिस कॉपी बुक में आप लोग नोट्स बना रहे हैं, जो आज की डेट में आप लोग जो भी यहाँ पर सामान यूज कर रहे हैं, कोई भी आसपास में चीजें रखी है, हर एक चीज के ऊपर आप लोगों के पास में टैक्स पे आप लोगों के द्वारा किया गया है। तो ये इतना सारा इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है हर जगह, तो क्यों ना इकट्ठा करके उसको एक जगह लेकर आ जाए। तो ये जो पहली बार यहाँ पर जो प्रपोजल था उसको यहाँ पर रखा गया था 2003 में, और इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल लेवल पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रैल 1 2010 में।
हालांकि आगे चलकर चीजें जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, यानी कि टाइम टू टाइम ट्राई करते रहे यहाँ पर, अलग अलग टाइम पर इंपावरमेंट कमेटी यहां पर बनाई गई, पर लेकिन पहली बार यहां पर अगर बात करें अटेम्प्ट किया गया था जीएसटी को लोकसभा में, यहां पर 115वां अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था यहां पर, जो कि लैप्स हो गया क्योंकि लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, फिर आगे चलकर यहां पर ये जो था बिल जो था अगेन इंट्रोड्यूस किया गया 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यहां पर। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यहां पर चीजें जो थी वो आगे लेकर चली जाती हैं प्रॉपर वे में, पैटर्न में, और यहां से फिर चीजें आप लोगों को इंप्लीमेंट होती नजर आती हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये बोला गया यहां पर जो एक तरीके से ये आज की डेट में अगर बात करेंगे, जब यहां पर ये पास किया गया तो इसको हम लोगों ने जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया। पूरा मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में। अब यहां पर हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर बिल जब लेकर आया गया तो इसके बिल का नंबर अलग रहता है। यहां पर 122वां बिल था, जैसा मैंने भी आप लोगों को यहां पर बताया 122वां बिल था, पर लेकिन एक्ट जो रहता है वो एक्ट कम रहता है, 101वां ये बेसिकली एक्ट बना। बिल क्या होता है, जब पार्लियामेंट में जाकर आप लोग यहां पर बेसिकली कोई भी जो स्टार्टिंग में मुद्दा रखते हैं और फिर पास कराते हैं तो वो एक्ट बनता है, तो उसी के बारे में बात की जाए। तो जीएसटी जो बिल था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में, यहां पर एज ए यहां पर अगर बात करेंगे तो 122वां अमेंडमेंट किया गया, यहां पर अमेंडमेंट बिल बोला गया, यहां पर 122वां इसको 122वां अमेंडमेंट बिल इसको बोला गया। पर लेकिन ये यहां पर एक्ट बना 101वां, क्योंकि सारे बिल जो होते हैं वो पास नहीं होते हैं। 2016 में यहां पर इसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया। ये 1 जुलाई 2016 में कंप्लीट किया गया, 1 जुलाई 2017 से इसको इंप्लीमेंट किया गया हमारे देश में, जिसमें 3 टैक्स इंक्लूडेड होकर आए यहां पर, जिसको सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और ड्यूअल जीएसटी का नाम आप लोगों को दिया गया। यानी कि सेंटर का जीएसटी जाएगा, अगर आप लोग को याद होगा मैंने बोला था कि टैक्स फ्री कर दी गई है द कश्मीर फाइल्स। मतलब क्या था, मतलब यहां पर ये था स्टेट ने अपना टैक्स हटा दिया यहां पर लेकिन सेंटर अपना टैक्स ले रहा है उसके ऊपर, वहां पर भी आप लोग इनडायरेक्ट पे करते हैं टैक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारा अलग अलग यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल होती है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें यहां पर आर्टिकल 246 के तहत स्टेट को पावर दी जाती है टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, और आर्टिकल 279 के तहत यहां पर जीएसटी काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं यहां पर ये। तो इसी जीएसटी काउंसिल में जब यहां पर बात करते हैं, सेंटर को जो पावर है 1/3 है, स्टेट को पावर जो है वो 2/3 है, यानी कि ज्यादा पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर दे रखी है। क्वेश्चन ये बनता है जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो यहां पर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और स्टेट के जो मिनिस्टर रहते हैं वो यहां पर मेंबर रहते हैं। वाइस चेयरपर्सन कोई भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा जो बना दिया जाएगा, और यहां पर मेंबर जो रहते हैं वो मैंने भी आप लोगों को बताया, यहां पर सेंटर के मिनिस्टर भी यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर रहेंगे और स्टेट के मेंबर रहेंगे। पर लेकिन पावर ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे रखी है, पर लेकिन फिर भी सारे काम आसानी से क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट में कई सारे एरिया में एक ही जैसी गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहां पर आराम से इसके अंदर काम हो जाते हैं। अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट हो तो जीएसटी काउंसिल जो है वो ना को चने चबवा दे, पर लेकिन काम कंप्लीट ना हो जल्दी से। ठीक है, तो यह है बेसिक कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या यहां पर किया गया। ये पूरा बेस मैंने आप लोगों को बता दिया कहां से निकल कर आया, अभी क्या क्या मुद्दे इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं वो सारे मुद्दे मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, स्टेट हैव द, एक तरीके से स्टेट को पावर है, बेसिकली स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो यानी कि कौन से आर्टिकल में यहां पर ये मेंशन किया गया है, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246B, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279B। तो अभी मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया कि स्टेट जो है उसके हाथ में पावर कहां पर है, आर्टिकल 246A के तहत यहां पर स्टेट को पावर दे रखी है, और जीएसटी काउंसिल क्या है 279A। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, और हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं जिसके भी आगे यहां पर ABC ये कैपिटल में लिखा रहेगा, इसका मतलब यह है कि उसको संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया है, वो ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस पर आप लोग कई सारे क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हैं। तो कोई भी डाउट आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको क्रिस्टल क्लियर करके आप लोग को आगे बढ़ना है, ये है बेसिक पर्पज। ओके, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये प्रस्तुत किया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसको एडीबी आप लोग बोलते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बोला गया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.5% रहने वाली है करंट फिस्कल ईयर के लिए। ठीक है, और 2023 के लिए जो रहने वाली है ये 7.4% रहने वाली है। तो किस रिपोर्ट के द्वारा बोला गया यहाँ पर, ये एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के द्वारा बोला गया, प्रस्तुत किसके द्वारा की गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की गई है। यूपीएससी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा गया था कि इसके अंदर एशिया के ही मेंबर देखने को मिलते हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया था यूपीएससी के अंदर में। तो यहां पर इसके अंदर ओनली एशिया के मेंबर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पर लेकिन इसके अंदर आप लोगों को एशिया एंड पैसिफिक यानी कि अलग अलग मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इवन यूएसए जैसे भी। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 में बनाया गया, इसका मनीला फिलीपीन में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, पहले प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पर वो भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई टेंशन देखने को न मिले। यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तकाशी जो है जिनका नाम है बेसिकली वानतांडबे, ठीक है। तो ये कई बार फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। करंट जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर ये शायद अभी यही है या फिर देख लेना एक बार, इनको एक बार थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। और फाउंडिंग मेंबर जो है ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आप लोगों को याद रखना है। 2030 तक की स्टडी है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बेस पर तो कई सारे यहाँ पर इनके द्वारा टारगेट रखे जाते हैं, ताकि यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, किसी को अगर रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम तो ये हेल्प करते हैं कंट्री की उसको आगे बढ़ने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये अगर जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करें यहाँ पर तो 2019, 20, 21, 22, 23 तो यहाँ पर जो डेवलपिंग एशिया के बारे में बात की जा रही है, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, और यहाँ पर सबका इनके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर में सबकी आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। अगर इंडिया के बारे में बात करें हम लोग कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग बेसिकली कहाँ पर रहते हैं। अपनी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो हम लोग साउथ एशिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर एक तरीके से जीडीपी ग्रोथ के बारे में, तो ये इंडिया के बारे में आप लोग के सामने यहाँ पर ये चीजें जो कि आप लोग कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट के द्वारा बेसिकली बताया गया, तो ग्रोथ जो है वो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, पर लेकिन यहाँ पर जो बता रहा हूँ साउथ एशिया की प्रोजेक्ट की गई यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो इनके द्वारा बताई गई, मतलब कंफ्यूजन मत रखना आप लोगों को। यहाँ पर ये जो ग्रोथ बताई गई है ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर आप लोगों के सामने आ रही है किस किस एरिया की क्या क्या बताइए। तो साउथ एशिया की 7.4% यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई है। और जो इंडिया की ग्रोथ के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो ये आप लोग को देखने को मिलेगी, अभी 22 के लिए 7.5 यहाँ पर बताई गई और 23 के लिए 8 बताई गई। तो वो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत, वो सही कर लेना। साउथ एशिया के बारे में बता रखी है 7.4 जो कि यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 7.4 है यहाँ पर साउथ एशिया के लिए, और बाकी जो इंडिया की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो 8 बताई गई 2023 के लिए, और यहाँ पर 2022 के लिए 7.5 बताई गई है, ठीक है, और 21 के लिए 8.9। तो ये इसके द्वारा बेसिकली यहाँ पर बातें बताई गई है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। इसी के साथ में जो डेवलपिंग एशिया, तो इसके बारे में इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि महंगाई कितनी रहने वाली है। तो 2022 में 3.7 और 2023 में थोड़ा कम होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल के बारे में कुछ बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो खस्ता हालत में चल रही है हालांकि, तो ये पाकिस्तान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, और यहाँ पर नेपाल हमारा पड़ोसी देश आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है वो बन सकता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर उससे रिलेटेड है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के बारे में बात करता है। अगर यहाँ पर 50 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब एक्सपेंड हो रही है चीजें, यानी कि अच्छा काम चल रहा है। 50 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो काम सही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में बताया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे डेटा है, कई बार हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रख सकते हैं, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के द्वारा फोरकास्ट किया गया इंडिया का जो ग्रोथ है 2022 में वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। तो 7.5, 8, 8.5 या फिर नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना है। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया या फिर नहीं आप लोग जरूर बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसका क्वेश्चन था, इसको अब आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार और, देखता हूं सही आंसर है या फिर भूल गए हो। नेक्स्ट हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर बात की, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, यहाँ पर कंपनी का नाम आप लोग को बताना था बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर जो बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोगों ने बातें की, यहाँ पर भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया वो था जीएसटी के बारे में। इससे रिलेटेड में हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर देखा जो कि आप लोगों के सामने एग्जैक्ट ये काफी अच्छे से डिस्कस हम लोगों ने किया। इसी के साथ में एक रिपोर्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया, एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, और इंडिया की और वर्ल्ड, पाकिस्तान, नेपाल की भी हम लोगों ने चीजें देखी। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया यहाँ पर ए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। तो कैसा रहा आज के डिस्कशन, कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो जरूर बताना, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो टकटकी लगाकर लेक्चर देखा कि नहीं देखा, यस या फिर नो। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।